अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट का एक नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। डिमांड्स ऑफ प्रीएम्पशन, तलब शुफा क्या है? तो आज जो हम शुफा की तलब को भी डिस्कस करेंगे, इसकी अहमियत के बारे में भी बताएंगे और इसकी ज़रूरत कब पेश आती है इस हवाले से भी करेंगे, और इसमें क्या क्या कानूनी मसाइल पैदा होते हैं जिनको मलूज़े खातिर रखना नहायत ज़रूरी है, उस हवाले से हम इसको जिक्र करेंगे और डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन बेसिकली सेक्शन 13 है आपका पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 का, जिसमें डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन का जिक्र हमें मिलता है। तो डिमांड की ज़रूरत कब पेश आती है? जब जो शख्स जिसका शुफा का हक है, जो शाफी है, जिसका शुफा का हक है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, अगर वो उसको ये पता चलता है कि एक जायदाद ख़रीदने का मेरा प्रेफरेंशियल राइट था, बेशक मैं शाफी शरीक हूँ, बेशक मैं शाफी खलीत हूँ, बेशक मैं शाफी जार हूँ, जिसके हवाले से मैं अपने पेशगी लेक्चर के अंदर पहले ये बातें डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। आप प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ में जाके इसको देख सकते हैं, उस हवाले से मैंने इसको इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ है। तो शाफी वो जिसका शुफा का इन तीन में से कोई हक है, बेशक वो शाफी शरीक है, खलीत है या जार है, और उसको ये पता चलता है कि एक जायदाद को परचेज करने का, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करने का मेरा प्रेफरेंशियल राइट था, लेकिन वो जायदाद बेचने वाले ने किसी थर्ड पार्टी को बेच दी है, तो यहाँ पे जो सबसे पहली डिमांड करना जो उसका काम है उसको तलब मुआसिबत कहते हैं। तलब मुआसिबत किसको कहा जाता है? इसको आम अल्फाज में हमारे प्रैक्टिकल लैंग्वेज के अंदर डिमांड बाय जंपिंग भी कहा गया है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जहां पे हमने तलब मुआसिबत को डिमांड बाय जंपिंग से तशबीह दी है। डिमांड बाय जंपिंग क्यों कहा गया है? डिमांड बाय जंपिंग इसलिए कहा गया है कि अगर मेरा कोई राइट है और मेरा ये राइट मुझे मिलने की बजाय किसी और को मिल जाए और मैं बड़ा शिद्दत के साथ अपनी उस प्रॉपर्टी को या उस जायदाद को खरीदने में मैं इंटरेस्टेड था, और मुझे जिस मजलिस, जिस महफिल, जिस वजह से ये पता चला कि ये जायदाद तो फलां ने फलां को बेच दी है या फलां ने उसको खरीद लिया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एकदम हड़बड़ा के उठ जाऊंगा, मैं कहूंगा ये कैसे हो सकता है, ये तो मैंने खरीदनी थी। तो ये जो उसका इजहार है, एकदम वो जो परेशान हुआ है इस खबर को सुनते ही, इस वजह से इस डिमांड को तलब मुआसबत या डिमांड बाय जंपिंग कहा गया है। अब ये कैसे पता चले उसको? कानून इसके बारे में क्या कहता है? अब कानून ये कहता है कि अगर एक शख्स का शुफा का हक था, प्रेफरेंशियल राइट टू परचेज था, उसको जिस मजलिस, जिस महफिल से ये पता चला कि फलां ने फलां चीज उसको बेच दी है, तो वो वक्त, वो लम्हा उसने जाया किए बगैर दो गवाहों की मौजूदगी में कम अज कम अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करना है कि इस प्रॉपर्टी को तो परचेज करने में मैं इंटरेस्टेड हूं, और मैं इंटरेस्टेड क्यों हूं कि मेरा शुफा का हक है इस जायदाद पे। शुफा का हक क्यों है? या तो मैं शाफी शरीक हूं, या मैं खलीत हूं, या मैं जार हूं, तीनों कैपेसिटीज में, क्योंकि मैं खुद भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करता हूं, या तो एज अ को शेयरर करता हूं, या फिर मेरा कोई राइट अटैच्ड है उस लैंड के साथ, या मेरी एडजस्टेड लैंड मेरी अपनी मौजूद है। तो तीनों ही सूरतों में मैं क्लेम कर सकता हूं जो मेरा राइट प्रेफरेंशियल बनता है। अब इसके बाद जो कानून कहता है कि आपने जो सेकंड डिमांड है वो तलब इशाद करनी है। तलब इशाद से मुराद है बाय एस्टैब्लिशिंग विटनेसेस। तो आपने जो गवाह हैं उनको आपने उस हवाले से एक नोटिस प्रिपेयर करना है। पहली डिमांड के 14 दिन के अंदर अंदर जो कानून में टाइम हमें मिलता है वो 14 दिन का नोटिस पीरियड मिलता है कि 14 दिन में मैंने एक पेशगी नोटिस इख्तियार करना है, खरीदार के नाम उस नोटिस को भिजवाना है और उसमें उसको वाज़ेह तौर पे बताना है कि मेरा शुफा का हक है इस जायदाद को खरीदने का। भाई साहब, आपने ये जायदाद खरीद ली है, लिहाजा आप इसको मेरे नाम ट्रांसफर करेंगे, सब्सिट्यूट आप करें मुझे, मैं इसको खरीदूंगा क्योंकि शुफा का हक मेरा, और आपके अगर कोई पैसे बनते हैं मैं आपको वापस करने, मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन जायदाद आप मेरे लैंड, मेरे नाम ट्रांसफर करें। अच्छा, ये किसी मजलिस महफिल में भी उसको बैठ के पता चल सकता है। साथ ही साथ में कानून हमें यह बताता है अगर जिस वक्त जब ये जमीन खरीद गई है वहां पे म्यूटेशन का रिकॉर्ड अगर तब्दील हुआ है, इंतकाल राजी हुई है, वहां से उसको पता चल सकता है, रजिस्ट्री किसी ने अपने नाम करवा ली है,
तो पता चल सकता है। साथ ही साथ में रजिस्ट्रार की कानून के अंदर एक जिम्मेदारी है कि वो एक पब्लिक नोटिस जारी करेगा। उस पब्लिक नोटिस को वहां पे उस इलाके की करीब तरीन मस्जिद या उस जमीन के करीब तरीन कॉन्स्पिक्शियस पार्ट ऑफ डिवेलिंग लैंड जो है जहां पे लोग रह रहे हैं या जमीन जहां पे वजूद रखती है वहां के करीब तरीन वाजे दिखने वाली जगह के ऊपर वो पेशगी नोटिस चस्पा किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा कि ये जगह इसको खरीद ली है, ये शख्स ने खरीद लिया, ताकि कोई शख्स अगर शुफा का हक रखता है तो उसे पता चल सके। तो किसी भी मजलिस महफिल या किसी सोर्स से भी उसको अगर पता चलता है या फिर कब्जा ट्रांसफर हुआ है उस जमीन का, कोई नया शख्स आके उस लैंड पे काबिज हुआ है, तो भी उसको पता चल सकता है कि एक जमीन पहले तो ओपन थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे इस शख्स ने आके उस जगह का कब्जा लिया है और उसने कहा है कि ये जगह मैंने खरीद ली है, कब्जे से मुराद है उसने वहां पे चार दीवारी कर ली है, कोई दरवाजा लगा दिया है, कोई मार्किंग कर लिया, कोई भी ऐसा साइन इजहार किया उसने कि जगह मैंने ले ली है, तो शुफा का जिसका बनता है वो वहां पे उसको पता चल सकता है। तो लिहाजा वो एक नोटिस भिजवाएगा 14 दिन का, उसको उसके अंदर अपना तमाम का तमाम राइट क्लेम करेगा। तीसरी जो डिमांड है जो कानून में है वो तलबे शाद के बाद तलबे खसूमत है। तलबे खसूमत है बाय फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। सिविल कोर्ट में एक दावा दायर किया जाएगा जिसको तलबे खसूमत का नाम दिया गया है। कानून में जो इसका टाइम मुकर्रर है वो 120 दिनों का है। 120 दिन के अंदर अंदर उसने ये केस फाइल करना है अदालत के में अपनी फर्स्ट डिमांड से लेके 120 दिन के अंदर अंदर, जहां पे जब वो जाएगा अदालत में तो अपना केस पुट करेगा और वो बताएगा कि जनाब मेरा शुफा का हक बनता था और मेरा ये राइट था, जिसके अंदर उसको अदालत के अंदर वो वक्त, वो लम्हा, वो जगह, वो गुआहान जिनके जरिए उसको पता चला है, एक एक दिन, साल, वक्त, महीना, दिन, मौका, हर चीज वाजे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में कानून ये कहता है कि 1/3 जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है, जो उसकी परचेज प्राइस है, जो पहले बेच चुका है वो शख्स, उसको उसका 1/3 उसको कोर्ट में सबमिट करवाना पड़ेगा अपनी बोनाफाइडी को लेके, अपनी नेक नीति को लेके कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी को चैलेंज करूं, मैं एक बोनाफाइड परचेजर बनना चाहता हूं, मैं इसको खरीदना चाहता हूं। तो यहां पे ये डिमांड करने के लिए जब केस आप फाइल करेंगे तो फिर आपको ये तमाम चीज़ों को भी मलूज़े खाते रखना होगा शुफा का अपना क्लेम करने के लिए। साथ ही साथ में इसके ऊपर जो आपको मार्केट वैल्यू का एक कंसेप्ट आ जाता है जो एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे भी डिस्कस होता है, लेकिन मार्केट वैल्यू शुफा के अंदर आपको इसके साथ ही यहाँ पे मैं गाइड कर देता हूँ। मार्केट वैल्यू से मुराद वो वैल्यू है जो करीब तरीन उस जमीन के करीब अगर कोई जायदाद माजी करीब के अंदर बेची गई है और खरीदी गई है, उसकी वैल्यू क्या मुकर्रर की गई थी। अमूमी तौर पे देखने में आता है कि जो शख्स किसी के शुफा के हक को मुतासिर करना चाहता है वो अपनी लैंड की मालियत ज्यादा रखवा देता है। यानी कि मेरी जगह बनती है 1 करोड़ रुपए की और मैंने 1 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ लिख दिया, ताकि मुझे पता है अगर मेरा हमसाया या मेरा शाफी शरीक या खलीत या जार तो 1 करोड़ मुझे देगा जब मैं उसे मांगूंगा, तो मैं क्यों ना इसमें 1.5 करोड़ रुपया लिखवा दूं। जो 1.5 करोड़ लिखने से क्या होगा कि उनका हक मुतासिर हो जाएगा। जो शाफी बनता है वो अदालत में जा सकता है कि जनाब इसने इस जायदाद की वैल्यू 1.5 करोड़ रजिस्ट्री में रखवा दी है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ नहीं बनती। तो अदालत ने इन चीजों को भी मलूजे खातिर रखना है। अगरचे के हो सकता है कि वो सही भी कह रहा हो, खरीदार ने मट्टी को सोना समझ के खरीद लिया है तो वो उसका राइट तो है वो 100 की चीज को 150 लगा दे, लेकिन अदालत ने देखना है कि आया कि इसके पीछे कोई मैल प्रैक्टिस इन्वॉल्व तो नहीं है, क्या बोनाफाइड परचेजर था वो। तो ये तमाम चीजों को भी सामने रखा जाएगा ताकि किसी का शुफा का हक मुतासिर ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको शुफा का कानून जो है और इसके हवाले से शाफी शुफा डिमांड्स ये तमाम चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अपने फीडबैक से बताते रहिएगा ताकि हम आपको फर्दर भी न्यू वीडियोस अपलोड करते रहें। शुक्रिया।